हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो सभी को पता होगा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्या होता है? एक उदासीन कण होता है। एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है? एक उदासीन कण है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है? अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसका द्रव्यमान क्या होता है? इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होती है। तो ये कुछ बातें थी इससे जुड़ी हुई बातें कि न्यूट्रॉन की खोज तो जेम्स चैडविक ने किया था, लेकिन ये एक उदासीन कण होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है? इस पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। इसका द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, ये कुछ जुड़ी हुई बातें थे, वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है कहते हैं। तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश होते हैं लेकिन परंतु समान द्रव्यमान संख्या होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संभारिक। उन्हें क्या कहते हैं? संभारिक। इंग्लिश में कहे तो आइसो बार्स कहते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में होता है। क्या होता है? केंद्रक जो होता है और उसके न्यूक्लियन में क्या होता है? न्यूक्लियन में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितना भार होता है, मतलब इसका जो द्रव्यमान का भार होता है, उससे केंद्रक का भार क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, द्रव्यमानों में घटाव होता है। ऐसी द्रव्यमान के अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? इस सब में से उच्चतम गलनांक किसका है? तो NaCl का होता है। ठीक ना। कितना होता है? तो 801 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, NaCl को पूरा केमिकल नेम बोले जो तो क्या हो जाएगा? सोडियम सोडियम क्लोराइड। ठीक ना। और ऐसे कहे तो साधारण नमक से इसको ज़्यादा जानते हैं हम लोग, साधारण नमक कहते हैं। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन से विखंडन होगा? मतलब निम्नलिखित जलीय घोल, ये आपको एक जलीय घोल नीचे सारा है, उनमें से किसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए, मतलब ये उसमें से फ्लो करवाया जाए तो कौन सा विखंडन होगा? तो इसमें से आपका क्या लग रहा है? सी, सिल्वर नाइट्रेट से अगर ये जलीय घोल से अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इसका विखंडन होगा। जैसे AgNO3 किसमें ब्रेक हो जाएगा? Ag प्लस NO3 माइनस। ठीक ना। तो आपका इसमें सिल्वर नाइट्रेट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है। कौन सा इसमें अच्छा सूचक है? तो फेनॉल्फथैलीन, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। यदि एक लोहे तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाए तो क्या होगा? एक लोहा का तार है लोहा का, उसे कॉपर सल्फेट में रखेंगे तो क्या होगा? तो इसमें तांबा अवक्षेपित हो जाएगा। इसमें से तांबा क्या होगा? अपेक्षित हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है?
कि तांबा रासायनिक नो है ये, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ठोस में परिवर्तित, ठोस में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक ना। परिवर्तित हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। जल के क्वथनांक को डैश के तापमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको कह सकते हैं, कैसे प्रभावित कर सकते हैं, जल के क्वथनांक को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। परिभाषित मतलब उसको डिफाइन कैसे करोगे। तो जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी घोल को एक अर्ध पारगम्य द्वारा उसके विलयन से पृथक किया जाता है तब उस घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं उस घटना को, परासरण कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, परासरण कहलाता है। ये तो डिफिनेशन है, ठीक ना, तो परासरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, क्या जाना जाता है, ये भी एक तरह का आपका परिभाषा है, द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी, ठीक ना। अब देखिए आगे है। एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु 20 दिन है। यदि वस्तु को 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिन के बाद अवशिष्ट समस्थानिक का वजन क्या होगा। रेडियोधर्मी का मतलब क्या होता है, कोई भी रेडियोधर्मी होता है, जो भी C14 जो होता है, नाम सुने होंगे, जिसे सिंधु सभ्यता का पता लगाया गया था, उसका डेट, तिथि, ठीक है ना। तो ये एक क्या होता है, तिथि निर्धारक पद्धति होता है, मतलब तिथि निर्धारक ये विधि है। इससे हम कोई भी चीज़ का पुराने से पुराने चीज़ का क्या करते हैं, डेट पता करते हैं, ठीक है, आयु पता करते हैं। तो उसी का बात है, रेडियोधर्मी का बात हो रहा है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको कि अर्ध आयु की परिभाषा से, अर्ध आयु की परिभाषा से अगर 20 दिन में हाफ मात्रा रह जाएगी, अर्ध आयु 20 दिन में कितना रह जाएगी, समझ के। अब अर्ध आयु 20 दिन में यदि वस्तु को इतना ग्राम लिया जाता है तो 40 दिन के अवशिष्ट समनद का क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं है, अर्ध आयु का मतलब होता है कि अगर परिभाषा देखा जाए रेडियोधर्मी का, तो अर्ध आयु में कोई भी चीज़ 20 दिन में मान लीजिए आधा रह जाएगा, ठीक है ना। तो और आगे 20 दिन मतलब 40 दिन, 20 दिन मतलब 40 दिन, और 40 दिन में मात्रा कितना रह जाएगा, और 40 दिन में मात्रा जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 100 का कितना कर देंगे, और आगे 20 दिन में 1/4, तो 40 दिन में कितना 1/4 और प्लस 1/4 हो जाएगा, यही ना होगा। नहीं ऐसे नहीं होगा, गुना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/4 हो जाएगा। आगे और 40 दिन जाएंगे तो 4 से काटेंगे तो इसको मतलब 25, तो कितना ग्राम बच जाएगा, और 20 दिन में मतलब टोटल 40 दिन में कितना ग्राम बच जाएगा उस चीज़ का, तो 25 ग्राम बच जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है, एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, तो उसे कहते हैं उपचयन, कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, उपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है, एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ये तो आपका डिफिनेशन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है,
धन विद्युत तत्व मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक एलिमेंट कौन है? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक एलिमेंट तो आपका सीजियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। हीरा है, हीरा क्या होता है? कार्बन का बना होता है, तो हीरा हो जाएगा यहाँ से शुद्ध कार्बन होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीविका जीवाणु है। नाइट्रोजन को कौन स्थिर करता है? पेड़ के जो जड़ में पाया जाता है राइजोबियम, ऑप्शन ए राइट है। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। फफूंदी में कौन खाद्य पदार्थ संचित होता है? तो ग्लाइकोजेन। ठीक है, ये अपना भोजन क्या होता है? फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है ग्लाइकोजेन। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसीलिए क्या होते हैं? फफूंदी जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये विविध पोषी होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है ना। अफीम पाया जाता है अफीम जो पाया जाता है पपावर सोमनीफेरस से। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन सी। ये सारे त्वरण का मात्रक है, लेकिन ये वाला त्वरण का मात्रक नहीं है। ठीक ना। तो आपका इस तरह से 20/20 क्वेश्चन मैंने डील कर दिया। एक क्वेश्चन जो है इसका मैं ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। ठीक ना, ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ अथी आ गया है, तो ये क्वेश्चन ऐसे तो इसका 59 मिनट लग रहा है मुझे, क्योंकि 1 मिनट में एक बार विभाजित होता है, तो एक आधा प्याजा को भर्ती करने में कितना समय लगेगा? तो 59 मिनट लगना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूंगा, अगर आप लोग इच्छुक होगे तो कमेंट करना। ठीक ना, ऐसे सारे का ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।